तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 31। तो आज हमारा आखिरी भाग है। इसके बाद कोई भी भाग नहीं आने वाला, इसमें बस हम सारांश को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम सारांश को ही पढ़ने वाले हैं, तो चलिए एक एक बिंदु से इसे देखते हैं। तो पहली बिंदु में क्या दी गई है, तीन बिंदुओं जिनकी स्थिति सदिश ए, बी और सी है को अंतर्विष्ट करने वाले समतल, उसका समतल कैसे आएगा। देखिए, उसके समतल का हमें वो हम पहले निकाल चुके हैं। जो भी हमें निकालना था कि कैसे आएगा, कैसे कैसे हमने इसको निकाला, इसके लिए बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने ए बी सी तीन बिंदु ली थी एक समतल पर, और उनके दो बिंदुओं को जोड़ दिया था, तीसरे बिंदु से एक लंब निकाल दी थी। फिर उसका डॉट सदिश मतलब कि डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया था, जो कि हमेशा जीरो के बराबर होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी समतल करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणनफल का बहुत ही प्रयोग होने वाला है। तो ठीक है, तो उसका सदिश समीकरण कैसे आ जाएगा। आर माइनस का ए क्या, आर माइनस का ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस का ए सदिश और गुणा सी सदिश माइनस का ए सदिश। गुणा मतलब यहाँ पर क्या है, सदिश गुणनफल, जो कि जीरो के बराबर होने वाला है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इस बिंदु को। एक समतल जो निर्देशांकों को ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो और डॉट जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो और जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी पर काटता है, उसका समीकरण कैसे आएगा। एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी, जो कि एक के बराबर है। देखिए, यह बिंदु कैसे आ गई, मैं इसको बताता हूँ। मान लीजिए यह मेरे पास तीनों अक्ष दिए गए हैं और मेरे पास एक समतल बना है, जो कि एक अक्ष एक्स अक्ष को कुछ ए बिंदु पर काट रहा है, वाई अक्ष को कुछ बी बिंदु पर काट रहा है और जेड अक्ष को कुछ सी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स अक्ष पर वाई अक्ष और जेड अक्ष का मान जीरो होता है। ठीक है, तो हमारा बिंदु क्या आ जाएगी, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इसी तरह से हमारे वाई अक्ष पर एक्स और जेड का मान जीरो होता है, तो हमारी बिंदु आ जाएगी जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो। और हमारे जेड अक्ष पर सी का मतलब जेड अक्ष पर हमारे ए और एक्स और वाई का मान जीरो होता है, तो हमारी बिंदु आ जाएगी जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। ठीक है, और इसका समीकरण क्या आ गया, इसका समीकरण आ जाएगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी, जो कि एक के बराबर है। आपको यह सीधा सीधा इसको ध्यान रखना है। यह जो भी इसका मतलब इस सूत्र को हम निकालते कैसे हैं, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उस भाग में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले बिंदु को देखते हैं। समतलों आर डॉट एन वन डी एन वन बराबर डी वन, आर आर डॉट एन टू बराबर डी टू के प्रत्येक छेदन से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण आर एन वन प्लस लेमडा एम टू डी वन प्लस लेमडा डी टू है। यह लेमडा यहाँ पे प्रचाल है, यहाँ पे कोई भी स्थिर राशि है। देखिए, इसको मैं बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं मेरे पास यह एक एक समतल है, दूसरा समतल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच से गुजरने वाले एक और समतल को मैंने मान लिया है। ठीक है, तो यह मेरे पास एक समतल है, एक दूसरा समतल है। इसको हमें कॉपी की मदद से समझेंगे। मान लो ये मेरे पास एक दोनों इस तरह से कोई दो समतल दिए गए हैं। ठीक है, तो इस समतल से गुजरने वाला कोई भी एक पन्ने को हम मान लेंगे। देखिए, कोई भी एक पन्ना हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक पन्ना हो जाएगा हमारा तीसरा समतल, और यह दोनों हो जाएंगे मेरे दो समतल। तो इसे तीसरे समतल को हमको निकालना है। ठीक है, देखिए, यह समतल हो जाएगा मेरा पहला समतल, यह समतल हो जाएगा मेरा दूसरा समतल, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस समतल को। देखिए, जो भी समतल मैंने यहाँ पे रंग दिया है। ठीक है, तो इस समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को हमने कैसे निकाला है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस समतल का सूत्र हम कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा। तो समतल का सदिश सूत्र का सदिश समीकरण का सूत्र देखिए क्या है, आर डॉट एन वन सदिश प्लस लेमडा एन टू सदिश बराबर डी वन प्लस लेमडा डी टू। यहाँ पे डी लेमडा एक पेचाल है, लेमडा को मैं कोई भी गुणन मानता हूँ। मान लो एक डी वन है एक डी टू है, यहाँ पे मान लीजिए
एक एक समांतर सदिश है, यह दूसरी समांतर सदिश है। तो यह एक दूसरे के लेमडा, लेमडा कोई भी पेचाल है या फिर उसे स्थिर सदिश, स्थिर राशि मान सकते हैं। तो कोई भी स्थिर राशि की गुणांतर होती है। मान लीजिए मेरे पास ए है, यह मेरे पास बी है। तो ए बराबर हम लेमडा बी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की दिशा तो एक बराबर होने वाली है। तो इन दोनों का जो भी हमारा परिमाण होगा वह लेमडा टाइम्स हम गुणा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यह बिंदु हमने देख लिया। अब अगली बिंदु को देखते हैं। अगली बिंदु मुझे क्या दी गई है? अगली बिंदु दी गई है a1x प्लस b1y प्लस का c1z प्लस d1 बराबर 0। ठीक है, यह मुझे एक समतल दिया गया है। दूसरा समतल को देखते हैं, जो कि दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण। हम देखिए पहले भी इनके समतल के उस समीकरण को निकाला था, जो कि था हमारा सदिश रूप। अब यह दिया गया है हमें कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में हमें एक्स बाई जेड और ए बी सी तीनों को भाग करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो वह क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस का c1z प्लस का d1। ठीक है, इनको कर देंगे एक साइड, और लेमडा के गुणांतर जो भी हमारे पास संख्या है उनको एक साइड रख लेंगे, जो कि हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस का d2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर कर दिया और इसको 0 के बराबर ज्यों के त्यों लिख दिया है। तो यह हमारा कार्तीय रूप आ जाएगा समतल का, जो कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन में बना हुआ है। ठीक है, अब अगली बिंदु को देखते हैं। ओके, तो अगली बिंदु में क्या दी गई है? दो रेखाएं जो हमें दी गई है, आर बराबर a1 सदिश प्लस लेमडा b1 सदिश। ठीक है, यहाँ पे a1 सदिश क्या है? हमारी जो भी आप रेखा होगी उस पे कोई भी स्थिर सदिश है, और b1 सदिश है उस रेखा के समांतर सदिश। और यहाँ पे आर आर दूसरी आर रेखा क्या है हमारी? ए टू सदिश प्लस म्यू b2 सदिश। यहाँ पे लेमडा और म्यू कोई भी स्थिर राशि है। ठीक है, नो A2 सदिश हो जाएगी मेरी दूसरी रेखा पे कोई भी स्थिर सदिश, और यहाँ पे B2 सदिश हो जाएगी उस रेखा पे कोई भी समांतर सदिश। ठीक है, सहतलीय है, मतलब कि एक ही तल में है। और एक ही तल में वह कब होगी? जब मेरी यह जो भी हमें सूत्र दिया गया है इसको वो फॉलो करेंगे। तो उसको फॉलो कैसे करते हैं? देखिए A2 सदिश माइनस का A1 सदिश, उसका गुणा किसके साथ कर दिया? जो कि गुणा गुणा क्या है हमारे पास यहाँ पे? अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल आपको ध्यान आ गया है, क्यों है? क्योंकि यह दोनों सदिश, इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों सदिश एक दूसरे के 90 कोण पर स्थित होंगी। तो यहाँ पर हमने अदिश गुणनफल का प्रयोग कर दिया है। A2 सदिश माइनस का A1 सदिश डॉट B1 सदिश गुणा B2 सदिश, जो कि 0 के बराबर है। इसको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे B1 सदिश दी गई है, यह B2 सदिश दी गई है। ठीक है, इन दोनों का जब मैं अदिश गुणनफल निकालता हूँ, सॉरी सदिश गुणनफल निकालता हूँ, तो कुछ इस तरह से एक ऊपर की तरफ इन दो, देखिए जिस समतल में मतलब रखे हुए होते हैं इन दोनों सदिश, उसके बिल्कुल ऊपर एक हमें सदिश मिल जाती है। और दूसरी दूसरी सदिश में क्या थी? देखिए यहाँ पे एक A2 सदिश, यहाँ पे एक E1 सदिश, इनको हम जोड़ देंगे और इनके ऊपर हमें एक सदिश दी गई थी। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए, यह सदिश जो भी हमें तल पे दी गई थी वह यह जो हमने लंबी सदिश निकाली, यह एक दूसरे के 90 कोण पर स्थित हैं। तो यह सीधे सीधे 0 के बराबर हो जाएगी, और यहीं से हम उसके निकाल देंगे कि सहतलीय दो रेखाएं कब होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि उपरोक्त रेखाएं बिंदु ए जो कि है x1/1 z1 तथा b x2/2 z2 से गुजरती हैं, तब समतलीय हैं। समतलीय कब हो जाएंगी? देखिए यह था हमारा साधारण रूप, यह है उसका कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में बस हम उसे थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो यह कैसे आ जाएगा? इसका सूत्र आपको बस सीधे सीधे याद रखना है, और इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। जो भी सूत्र मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ वह आपको बहुत जल्दी से याद रख लेने हैं, क्योंकि वह आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसमें सीधे सीधे से पूछ लिए जाएंगे। तो यह क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, उसके भाग में आए उसके नीचे आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस सूत्र को भी आपको सीधे सीधे याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें दिया गया है, चलिए इसे भी देखेंगे। दो तल जिसके सदिश रूप r.n1 बराबर d1 r.n2 बराबर d2 है, तथा इनके बीच का न्यून कोण
थीटा है, ठीक है, इनके बीच का निम्न कोण भी हमें दिया गया है, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, यह कैसे निकला इसको मैं बताता हूँ। मेरे पास एक यह तल है, यह दूसरा तल है, ठीक है। मैंने इसके एक अभिलंब सदिश खींची, इसके एक अभिलंब सदिश खींची। जो भी मैंने दोनों अभिलंब सदिश खींचे हैं, उन दोनों अभिलंब सदिश के बीच में मैं कोण निकाल दूंगा, जो कि हमारे देख लीजिए यहाँ पर मैंने अदिश गुणनफल की मदद से सीधे सीधे इसके कोण का सूत्र लगा दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो भी मैं कोण निकालूंगा, वह सीधे सीधे आपको पता ही है कि जो उसी दोनों तल के बीच के कोण के बराबर होगा, ठीक है। सीधे दोनों तलों के बीच का कोण निकालने के लिए हम सीधे उनके दो अभिलंब सदिश को लेते हैं और उनके बीच का कोण निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमें दो तलों के बीच का कोण भी सीधे सीधे पता चल जाता है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए रेखा आर बराबर क्या दिए गए हमें, ए सदिश प्लस बी लेमडा बी सदिश, ठीक है। और तल क्या दिया गया, तल दिया गया हमें आर डॉट एन कैप बराबर डी, के बीच में न्यून कोण फाई है। तब फाई बराबर क्या होगा, यह देखिए हम अभी कुछ ही भाग पहले है पढ़ के आए हैं, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन, आप सोचेंगे यहाँ पे साइन फाई क्यों आ गया, यहाँ पे तो पहले हमें कोस फाई दिया होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आ गया, देखिए यह मेरे पास एक तल है और यह मेरे पास एक रेखा है जिसके बीच में कोण निकालना है। तो यह मैंने एक अभिलंब रेखा खींची थी, तो यह कोण हम निकालने वाले हैं, लेकिन हमें असलियत में निकालना क्या है, हमें असलियत में यह कोण निकालना है, ठीक है। तो यह कोण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इसके 90 माइनस थीटा के बराबर, और बाहर था में कोस, जो कि सीधे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जिसको मैंने साइन फाई मान लिया है। तो साइन फाई बराबर हो जाएगा बी सदिश डॉट एन कैप, और उसके भाग में आ जाएगा बी सदिश और एन कैप दोनों सदिश का परिमाण, ठीक है। अब इनको बिंदुओं को और देखना बढ़ा गया है, जो कि अभी देखेंगे। तो यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के बीच का न्यून कोण थीटा है। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इनके हमें केवल क्या करना है, देखिए एक तरह से समझ लीजिए, इनके हमें a1 b1 और c1 तथा a2 b2 और c2 क्या दिए गए हैं हमें, यह दिए गए हैं हमें दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात जब हमें दिए गए होते हैं तो उनकी कोस थीटा की मदद से देखिए, यहाँ पर भी सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि कोस थीटा वाला हमारा सूत्र क्या था, वह था हमारा अदिश गुणनफल का सूत्र। तो अदिश गुणनफल के सूत्र से हम यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र को प्रयोग करेंगे और इन दोनों के बीच में न्यून कोण को निकाल देंगे, जो कि हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस का c1 c2, और नीचे आ जाएगा दोनों तलों का परिमाण, जो कि है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर, और दूसरा है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और इन दोनों का हम वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा परिमाण यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दो बिंदु और बचे हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो सदिश रूप में एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ए सदिश है, से तल आर डॉट एन के बराबर डी से दूरी, यह दूरी क्या हो जाएगी हमारी, डी माइनस का एक कैप एक ए सदिश डॉट एन कैप सदिश। यह है आपको इसका सूत्र बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, मतलब आप ध्यान रखिए इसका, सीधे सीधे आप जब भी हमारा जो भी परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सीधे सीधे यही से मतलब सूत्र लगा देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको इस सूत्र को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब एक बिंदु दी गई होगी और उसके स्थिति सदिश दी गई होगी और उसका मुझे किसी भी तल से दूरी निकालनी है, ठीक है, तो उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, इस सूत्र का मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम दूसरी बिंदु को देखते हैं। दूसरी बिंदु में क्या दी गई है, एक बिंदु x1 y1 z1 की तल, यह तल क्या दिया गया है, ax प्लस by प्लस cz बराबर d। इससे दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए हमने पहले भी इसकी दूरी निकाली है, दोबारा भी इसकी दूरी निकाली है, बस इसमें था कितना है, पहले हमने निकाला था सदिश रूप में, इस बार हम निकालेंगे घातीय रूप में, ठीक है। घातीय रूप में बस आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, x को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ, z को z वाले के साथ गुणा कर देना है, और नीचे उसका परिमाण को से भाग कर देना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा a x1, ठीक है, b y1 और c z1, ठीक है।
और प्लस में डी जे के तो आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से यह बिंदु हमें सीधे सीधे मिल जाएगी। ठीक है, यह बिंदु भी हमें मिल मतलब बिंदु से हमें समतल की दूरी मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर पहले हमें यह दिया गया था, दूसरी बार हमें यह दिया गया। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें डी। देखिए इसमें यह भी हमें बताना भूल गया, डी डी क्या है हमारी, ये देखिए क्या है मेरी, मान लो एक समतल यहाँ पे दिया गया है, तो डी होगी मेरी इस समतल से दूरी। और एन सदिश आपको पता ही होगा, इस समतल से जो भी अभिलंब सदिश निकलती है वह एन सदिश है। और ए सदिश में पहले दिया गया है कि एक बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ए सदिश है, मान लो मेरे पास कोई भी बिंदु है ए सदिश, उससे मुझे एक समतल की दूरी निकालनी है जो कि ए सदिश हमें दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें बिंदु x1 y1 और z1 के रूप में दी गई थी, और उससे हमने बिंदु की दूरी निकाल दी थी। ठीक है, तो बस मैं आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एक एक से करके आपको गिनवा दूं। आपको बस इसमें पहले वाला फॉर्मूला का प्रयोग करना है और दूसरे वाले फॉर्मूले, इन दोनों को याद रखना है। और यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूले को याद रखना है, दूसरे फॉर्मूले को याद रखना है। देखिए पहले हमें दिया गया था दो समतल दिए गए थे, देखिए नहीं, तीन बिंदुएं दी गई थी और उनके समतल को निकालना था। और दूसरे में हमें दिया गया था एक्स वाई और जेड अक्ष को काटते हुए एक समतल, और उसके समतल का समीकरण हम कैसे निकालते हैं वो भी हमें दिया गया था। उसके बाद दो समतलों को प्रतिच्छेदन करने वाले समतल का समीकरण हमने निकाला था, और उसी का हमने कातीय रूप देखा था। उसके बाद दो रेखाएं को देखा था कि वह सहतलीय कब होती हैं, और उसी का कातीय रूप भी हमने देखा था। और यहाँ पर फिर हमने देखा कि दो तल जिसके सदिश रूप हमें दिए गए हैं, इनको बीच का न्यून कोण क्या होगा, और उसके बीच का न्यून कोण हमने निकाल लिया। और उन्हीं के बीच का न्यून कोण का हमने, देखिए एक उसका पहले हमने न्यून कोण निकाल लिया, फिर उसका जो भी एक रेखा और एक तल दिया गया होता है, तो उनका न्यून कोण क्या कैसे निकलते हैं वह भी हमने देख लिया है। ठीक है, और दो तलों के बीच का न्यून कोण का हमने जो भी हमारा कार्तीय रूप होता है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। और उसके बाद हमें एक बिंदु दी गई थी, और उसकी मुझे किसी भी तल से दूरी निकालनी थी। तो यह होता है उसका सदिश रूप, यह होगा उसका कार्तीय रूप। तो यहाँ पे हमने उसका सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों रूप देख चुके हैं। तो आज हमारा सारांश यहीं पे खत्म हो गया है। आप एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से क्या समझ ही लीजिए, हमारा यहाँ पे भाग या फिर चैप्टर खत्म हो गया है। और अगर मुझे कोई भी चीज जो कि जरूरी लगती है तो बस मैं उसकी एक या दो वीडियो डाल दूंगा, वरना इसके आगे कोई भी वीडियो नहीं आने वाली। तो बस आपको एक बार सारांश को, मान लो चैप्टर आपने जब पढ़ लिया है, अब आपको परीक्षा से पहले क्या करना है, दो तीन बार अपने सारांश को देख लेना है, जिससे आपको जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र थे वह आपको सारे याद आ जाएंगे। और मैं आपको सबसे ज्यादा रिकमेंड क्या करूंगा कि आपको एक कॉपी लेनी है, और उसमें जो भी सारे सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको एक एक करके लिख देना है, और उनको बस बस बार बार रिवाइज करते रहना है। आप जब उन्हें बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको वो सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।